आज राजधानी रांची में लोकतंत्र के चौथे स्तंभ तमाम मीडिया बंधु बहनियों का हार्दिक अभिनंदन स्वागत करते हैं। जैसा कि पिछले 1.5 साल से कंटिन्यू आंदोलन हो रहा है, इस आंदोलन के दरमियान तमाम मुद्दों को लेकर हम लोग आंदोलनरत हैं। कुछ सफलताएं, कुछ असफलताओं के बीच मिला जुला असर रहा और फिलहाल जो बीते दिन पूर्व 3 दिवसीय महाआंदोलन हुआ जिसमें 60-40 नियोजन नीति को लेकर, और चूँकि लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के माध्यम से राज्यवासियों को 60-40 की जो नियोजन नीति है उसके बारे में थोड़ा सा तार्किक बातों को रखना जरूरी है। ये नीति कितनी हद तक सही है या फिर इस नीति से नुकसान क्या है। आज जो सरकार अपने बचाव में आंदोलनकारी छात्रों को किसी दल का एजेंट बता रही है, तो इन सब चीज़ों पर मुझे कुछ क्लियरिफाई करने के लिए आप सबों के लोकतंत्र के चौथे स्तंभ की मैंने आवश्यकता पड़ी। इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार। सबसे पहले 60-40 नियोजन नीति। देखिए, कोई भी राज्य भारत देश में जब राज्यों का अलग गठन हुआ तो सबसे पहले भाषा के आधार पर हुआ था और हम लोग की लड़ाई भी भाषा से प्रारंभ हुई, क्योंकि भाषा कहीं ना कहीं किसी मानव की सभ्यता संस्कृति का आधार होती है। यदि भाषा समाप्त हो जाती है तो वह समाज समूल नष्ट हो जाता है। आज उसके लिए असुरी जनजाति की बात करें, बिरहोरी की करें या फिर अन्य जनजातियों की बात करें जो आने वाले भविष्य में लगभग नग्न होने वाली हैं। और यूएनओ की रिपोर्ट है कि झारखंड की 8 भाषाएं 2050 आते आते समाप्त हो जाएगी। यानी भाषाएं समाप्त नहीं होगी, वह समूह जो उस भाषाओं का बोलचाल में प्रयोग करता है वो समूह भी समाप्त हो जाएगा। तो उसी क्रम में हम लोग का भाषाई आंदोलन स्टार्ट हुआ था। 1932 होते आज हम लोग 60-40 में आ गए हैं। भारत एक संवैधानिक देश है। सभी लोग इस बात का दलील देते हैं कि कोई कहीं आके रह सकता है, बच सकता है, तो इस प्रकार का भेदभाव और इस प्रकार का आंदोलन आप लोग क्यों कर रहे हैं। तो मैं उन्हें संदेश देना चाहूँगा कि सबसे पहले वे संविधान को ठीक से स्टडी करें। भारत एक देश है, इस बात का जिक्र भारतीय संविधान में कहीं नहीं है। मूल 395 अनुच्छेद हैं, 12 अनुसूचियां हैं, 22 मूल भाग हैं, उसमें कहीं भी जिक्र नहीं कि भारत एक देश है। भारतीय संविधान अनुच्छेद 1 में स्पष्ट है कि भारत राज्यों का संघ, भारत अर्थात इंडिया राज्यों का संघ होगा। यानी बिना राज्य की परिकल्पना किए हुए, बिना राज्य को आप देश की कल्पना नहीं कर सकते हैं। यानी अगर आप भारत के बारे में सोचते हैं तो आपको राज्यों के बारे में सोचना होगा। यही भारत का संविधान कहता है, क्योंकि भारत एक नहीं हो सकता है। लॉजिकली आप भावनाओं में एक कर सकते हैं, राष्ट्रवाद के नाम पे एक होने का चोला उड़ा सकते हैं, लेकिन लॉजिकली बात करेंगे तो भारत एक किस प्रकार का होगा। टेम्प्रोरी भी है तो ठीक है, तो क्या इसका मतलब टेम्प्रोरी, इसका मतलब सारी बहालियों को बांट देंगे क्या? उसमें आप जो लोकलिटी का मैंने बैरियर को डिलीट कर चुके हैं। लोकल भाषा के बारे में चर्चा नहीं होगी, लोक मैंने संस्कृति के बारे में चर्चा नहीं होगी, सीधे आप इंग्लिश को लोकल लैंग्वेज बना दीजिए। क्या ये आधार हो सकता है टेम्प्रोरी बहाली में? क्या इसके माध्यम से आप रोक सकते हैं? आप जिला वाइज सर्वे करते हैं, जिला वाइज कौन सी भाषाएं हैं उसके आधार पर आप जीएसजीके का पेपर सेट करते हैं। ये तो आप कर सकते हैं, ये तो संविधान का हनन नहीं होगा। जिस प्रकार उड़ीसा अपने उड़िया लैंग्वेज को लेकर एक बैरियर बना देती है, आपके पास अब जिला वाइज सर्वे करके जो इससे पूर्व होती थी यार, अब जो 2-3 भाषाएं, क्योंकि भारत झारखंड में एक भाषाएं पॉसिबल नहीं है, तो इसीलिए मेरा मानना है कि आप जिला वाइज सर्वे करते हुए इस टेम्प्रोरी बहाली को भी लोगों के पहुंच से अन्य राज्यों की, और ये हम नहीं कह रहे हैं, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया पूर्व में एम हिदायतुल्लाह ने भी साफ कहा है कि यदि राज्य चाहे तो विकसित राज्यों के अभ्यर्थियों के अतिक्रमण को रोकने के लिए कानून बनाए। टेम्प्रोरी में भी कानून बनता है। आप 40% बेच रहे हैं, बहुत समय लग जाएगा, 4 साल लगभग। कुछ समय क्यों लगेगा? आप जो स्थानीयता का चैप्टर को ले आइए ना। जैसे पिछला बार सवाल था पहिला किसे कहते हैं, अब बताइए अन्य राज्यों के लोग आसानी से नहीं समझेंगे पहिला किसे कहते हैं। आप स्थानीयता चैप्टर को लेकर आइएगा तब ना। आप लोकलिटी को लेकर आएंगे कि नहीं? आप तो लोकलिटी को ही डिलीट कर दिए हैं। स्थानीयता के अलावा आप किसी प्रकार से फिलहाल आप इसे टेम्प्रोरी भी रखते हैं तो नहीं बचा सकते हैं। जब तक अस्थायी नियम नहीं बनता है तब तक आप कुछ ऐसा दिमाग तो लगा सकते हैं जो आप रोक सकते हैं। की बहाली में अनुमान है कि 1200 टीचर बाहर के बन चुके हैं। पब्लिक डेटा तो न्यूज वालों ने दिया है, तमाम न्यूजों में दिखाया गया है कि भाई बाहर के अभ्यर्थी बहुत मैक्सिमम संख्या से, जिला सहित दिखाया गया है। बाहरी कौन स्थानीय कौन यही डिफाइन नहीं है अभी तो बाहरी साफ शब्दों में एड्रेस लिख रहे हैं। वो पब्लिकली कह रहे हैं कि हम बनारस से आए हो, पब्लिकली कह रहे हैं हम राजस्थान से आए हो, पब्लिकली कह रहे हैं हम औरंगाबाद से हैं, फिर भी आप डिफाइन नहीं कर पा रहे बाहर के कौन है। ये तो बड़ा दुर्भाग्य का विषय है। इंजीनियर की बहाली में आप अन्य राज्यों को दे दिए, मेडिकल ऑफिसर आप अन्य राज्यों को दे दिए, तो झारखंड के पास क्या बचेगा? अब तो चपरासी भी नहीं बचेगा, क्योंकि अब जो उत्पाद सिपाही है इसमें भी आप मैंने झारखंडित होने का प्रमाण नहीं मांग पा रहे हैं। तो ये एक दुर्भाग्य का विषय है। दूसरी बात थोड़ा संवैधानिक की बात करेंगे, क्योंकि आज संविधान के नाम पर दिग्भ्रमित किया जाता है कि भारतीय संविधान में समानता का बात करता है, जो हमारा आर्टिकल 14 से लेकर 18 खासकर 14, 15, 16 मूल रूप से 16 की बात करते हैं क्योंकि नियोजन की बात आर्टिकल 16 करता है। अगर आप भारतीय संविधान अनुच्छेद 16 को देखेंगे तो वहाँ लिखा है कि किसी भी नियोजन में राज्य किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं कर सकता है। कोई भी नियोजन होगी, नियुक्ति होगी तो भेदभाव नहीं कर सकता है। अनुच्छेद 16 दो में कहती है कि आप जाति, धर्म, उद्भव, जन्म स्थान, नस्ल, संप्रदाय 7 पॉइंट है, उनके आधार पर आप भेदभाव नहीं कर सकते हैं। यानी 16(1), 16(2) के पढ़ने के बाद आपको लगेगा कि कोई भी एंट्री कर सकता है, लेकिन जैसे आप 16(3) पढ़ते हैं भारतीय संविधान अनुच्छेद 16(3), वहाँ साफ शब्दों में लिखा है कि संसद
स्थानीयता के आधार पर यदि उस राज्य के लोग पिछड़े हैं, स्थानीय हैं, तो उनके लिए विशेष नियोजन में प्रावधान बना सकती है, 16(3) कहती है। तो हम तो उसी की बात करते हैं। आप आर्टिकल 46 में चले जाइए, आर्टिकल 46 में बजना नहीं चाहते हैं या आप अपनी राजनीति चमका रहे हैं? देखिए, हम लोग को राजनीति करने का आज भी इंटरेस्ट नहीं। कैसे हम लोग राजनीति कर पाएंगे? ये बार बार सवाल आता है, राजनीति राजनीति हम लोग कैसे करेंगे? हम लोग आज तक एक मुखिया नहीं जीत पाए हैं। क्यों नहीं मुख्यमंत्री से मुलाकात करते हैं? मुख्यमंत्री बुलाएंगे, हम लोग आंदोलन कर रहे हैं तो उनका फर्ज बनता है कि एक डेलीगेटिंग टीम को बुलाया जाए, 5 लोगों की टीम आए। जब हम उनसे वार्ता नहीं करेंगे तब आप कहेंगे हमारे बड़े भाई के नाते आप भी तो रिक्वेस्ट कर सकते हैं कि आप समय दीजिए, हम आपसे मुलाकात करेंगे, अपनी बातों को रखेंगे। आप क्यों तब तक चाह रहे हैं कि लोग कहा है कि जो पीड़ित है और वो बजट खुला परेशान है, हो, बीमार मुलाकात पड़े? करने के लिए आए। इस सॉल्यूशन का हल तो ये भी हो ऐसी सकता बात है। बताइए, जब पूरे राज्य में आज इतना आक्रोश है तो उनको दिखना चाहिए, उनको एक प्रतिनिधिमंडल को बुलाना चाहिए। हम लोग अगर नहीं जाते, नहीं बात करते तो अलग बात थी। हमें मुख्यमंत्री से शिकायत है, व्यक्तिगत हेमंत सोरेन से कोई शिकायत नहीं है। अच्छा, ये कहना 1932 का जो आप लोगों ने मुद्दा उठाया था, क्या मेन मकसद राजनीति में ही आना था? क्योंकि लगातार जो है आपने ये भी घोषणा कर दी है कि 2024 में आप लोग चुनाव लड़ेंगे। नहीं, अनुमान कहा है, अभी भी कहा है कि हम लोग अगर सरकारें विफल होती है। जितने भी छात्र नेता हैं आप लोग अलग अलग दल बनाने में लग गए हैं, जितने भी है। देखिए, सबसे पहली बात है, आंदोलन का स्टार्ट दामोदर नदी में हुआ, इसीलिए इस बार चुनाव का फैसला भी दामोदर नदी के किनारे से ही होगा। और जो कोयलांचल के कोयला में जो आग होती है, फिलहाल वहाँ के लोगों के दिल में आग है। क्यों? कारण कि सबसे ज़्यादा शोषण वहाँ देखा है। तो इसीलिए बाकी जो लोग आए उनका स्वागत करते हैं, लेकिन वे आए और जल्दबाजी में तुरंत पार्टी का निर्माण करने लगे। एक बार कम से कम हम लोग से बैठ तो लेते, समझ तो लेते हैं, क्योंकि ये नए चेहरे हैं, नए लोग हैं, नई पीढ़ी है, नया उमंग है, इनके साथ किस प्रकार चलना है इस पर चर्चा करना चाहिए था। किसकी बात कर रहे हैं आप? तमाम लोगों की जो हमारे साथ आए, सभी लोग आए और सब अचानक तुरंत आके 2 दिन में अलग पार्टी का निर्माण करने लगे, अलग अलग बात करने लगे। सभी की बात, नाम व्यक्तिगत किसी क्यों ले? इस सिंह बेसरा के को लेकर क्या कहेंगे? लगातार आपकी वो एक अनुभवी हैं, झारखंड आंदोलनकारी हैं, राइटर फाइटर दोनों हैं, लेकिन यही कहना चाहेंगे सबका एक टाइम ऑफ पीरियड होता है। आपने एक बड़ी बात कही है, कुछ दिन पूर्व आपने एक बाइट दिया है अपने क्षेत्र में। जी, हम उस बाइट को दोहरा देते हैं। जी, हमने कहा है कि उनका समय 1985 का था, जब वो बैट लेके लंबे लंबे छक्के लगा सकते थे, उनका सम्मान करते हैं। अब 2023 आया है, अब शुभमन गिल, सूर्य कुमार यादव, यशस्वी जायसवाल, इन खिलाड़ियों का समय है, तो इनको आशीर्वाद दें, इनको गाइडलाइन करें कि कहाँ निकलना है। हम तो कहते हैं अगर जरूरत पड़े कान खींचिए, जरूरत पड़ते कंधे पे हाथ रख के शाबाशी दीजिए, सब कीजिए जो एक कोच का रोल होता है, गाली दीजिए, लेकिन बल्ला उन्हीं को दीजिए जिनका समय है। उन्होंने तो कहा था कि मतलब कैप्टन आप बनना चाहते हैं? नहीं, कैप्टन कोई और बने, हम खेलना चाहते हैं। बायोम जो है मेडिकल प्रिपरेशन का एकमात्र संस्थान, जहां है कंप्लीट डिजिटल क्लासरूम्स, वीडियो लेक्चर्स, स्टूडेंट ट्रैकिंग सिस्टम, लाइब्रेरी फैसिलिटी एंड 100% रिजल्ट ओरिएंटेड रैंकर्स बैच। बायोम, हिनू एवं नगरा टोली, रांची।